जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, जिसमें कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो बोहर ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसकी कितनी वेलोसिटी होती है फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी के बारे में कि बोहर्स ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या है। तो आज जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो बिना अपना टाइम खराब करते स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पॉइंट नंबर 8 को। क्या है इसमें हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे बोहर ऑर्बिट्स की एनर्जी। तो देखिए क्या कुछ इसके अंदर है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके चारों तरफ घूमता है। न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम लोग आर से शो करते। फर्स्ट शेल की बात होगी तो 1 लिखेंगे, सेकंड की बात होगी तो 2 लिखेंगे। इसकी जो वेलोसिटी होगी, फर्स्ट शेल की है तो v1, सेकंड की है तो v2। हम वेलोसिटी और रेडियाई दोनों टर्म्स को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं हम कि अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में घूमना है तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, अगर उसको सेकंड ऑर्बिट में घूमना है तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपसे ऑलरेडी एक बात डिस्कस कर चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की एनर्जी नहीं होती, वो जिस ऑर्बिट में घूमता है वो उस ऑर्बिट की एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम ऑर्बिट की एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को। तो देखिए कैसे क्या कुछ हम इसमें कर सकते हैं। हमें पता है कि यहां पर जो एनर्जी होगी वो 2 तरह की एनर्जी का कॉम्बिनेशन होगी, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको ध्यान हो, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि चार्ज पार्टिकल के केस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था -k(ZE²) अपॉन आर। देखो आप वहां पर मैंने Q1 Q2 लिखा था, अब ये Q1 Q2 क्या है इसको समझते हैं। न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो है ZE। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो Z हो जाएगा 1, हीलियम आयन की बात करूंगा तो Z हो जाएगा 2, लिथियम आयन की बात करूंगा तो Z हो जाएगा आपका 3। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मानते हैं हम E। तो Q1 क्या होगा ZE और Q2 हो गया E, तो टोटल क्या बन गया ZE²। वो ZE² मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, किसके लिए, चार्ज पार्टिकल वाले केस में। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की तो वो होती है ½mv²। ये आपको पता ही है। ठीक है, अब हमने देखा था जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की चारों तरफ घूमना है तो होता क्या है, ना तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा अपने में से, ना वो एब्जॉर्ब करेगा। मतलब जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी ना रदरफोर्ड के मॉडल में, वो क्या आ रही थी कि जिस तरह से वो चाह रहा था कि हाँ इलेक्ट्रॉन को अगर यहां पे घूमना है न्यूक्लियस की चारों तरफ, ठीक है, तो उसने कहा था कि लगातार अपने में से रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगा और फिर क्या होगा, एट द एंड वो क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी तो उसके लिए इसने क्या किया, इसने एक एजम्पशन रखी। इसका जो पोस्टुलेट वो क्या बोलता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन बोहर ऑर्बिट में रहेगा तब तक ना तो वो एनर्जी रिलीज करेगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो जो प्रॉब्लम थी एनर्जी रिलीज करने वाली, वो उसने माना है कि अगर बोहर ऑर्बिट में रहेगा, मतलब वो जो एनर्जी निकालेगा ऑर्बिट की, अगर उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है तो अब ना तो ये एनर्जी लूज करना चाहेगा ना एनर्जी गेन करना चाहेगा। ठीक है, तो वो न्यूक्लियाई के अंदर नहीं गिरेगा। तो अब उसकी बात करेंगे, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, इस एनर्जी स्टेट पे क्या होगा, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है ये दोनों बराबर होंगे। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम जान चुके हैं mv² अपॉन आर, ये हमारे पास होता है। और इस केस में हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका टाइप कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हमारे पास क्या होता है kZe² अपॉन r²।
ठीक है, तो यहां से जो चीज कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर देंगे, एक r से हमारा r कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब बचेगा। अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको, मैं यहां पे CGS सिस्टम लेकर चल रहा हूं, ना कि SI सिस्टम लेकर चल रहा हूं। तो मैं जो K की यूनिट लेकर चलूंगा, K की जो वैल्यू लेकर चलूंगा वो लेकर चलूंगा CGS के अकॉर्डिंग, मतलब 1, ताकि मेरी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो जब मैं इसको 1 लेके चलूंगा तो ये 1 हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, ZE² अपॉन में R। तो मेरे पास यहां से क्या बचा कि MV² इज इक्वल टू ZE² अपॉन R। अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, यहां से मुझे MV² की वैल्यू पता चल चुकी है। अब देखिए हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी, यहां पे टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ MV², पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ZE² अपॉन R। देखो K की वैल्यू क्या हो गई है, 1, CJ सिस्टम लेके चल रहा हूं ना, तो K क्या हो चुका है मेरे पास, 1 हो चुका है। ठीक है, अच्छा देखो मैं फिजिक्स नहीं टीच कर रहा हूं, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा नेगेटिव साइन क्या आता है। देखो थोड़ा सा आपको हल्का सा बताऊंगा, बाकी फिजिक्स पढ़ाएंगे तब जाके बात करेंगे इन चीजों की। सेंटर में जब प्लस चार्ज होता है ना, तो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां जाती है, आउटसाइड जाती है। सेंटर में माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या आती है आपकी, इनसाइड आती है। तो सेंटर में किस तरह का चार्ज है उसके हिसाब से माइनस प्लस साइन आते हैं। अगर सेंटर में प्लस साइन है ना और आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड जाती है इस केस में, तो यहां पे आप क्या लेके चलते हैं, माइनस। माइनस चार्ज होता ना तो फिर यहां पे माइनस नहीं लेके चलते पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में हम बात करेंगे, फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री में इससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास यहां से क्या आया, मेरे पास बन गया टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ MV² माइनस ZE² अपॉन में R। अब देखो MV² की वैल्यू तो मेरे पास यहां पे है ही, तो अगर मैं इसको मान लूं ये इक्वेशन 1 है और मैं इसको इक्वेशन 2 मान लूं, तो मैं लिख सकता हूं कि पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, और MV² की वैल्यू क्या है, ZE² अपॉन R, ZE² अपॉन R माइनस ZE² अपॉन R। तो अगर ये -1 है तो ये प्लस का हाफ है, अगर आप देखो, है ना। तो यहां से मेरे पास टोटल एनर्जी क्या आ गई, टोटल एनर्जी आई मेरे पास -1/2 ZE² अपॉन R। ठीक है, इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी बोहर ऑर्बिट में हो, उसकी एनर्जी क्या लेके चलनी है, मतलब उसकी एनर्जी नेगेटिव आएगी आपकी। ठीक है, एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब देखो अगर हम यहां पे R जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें जो R के लिए हमने निकाला था n² अपॉन h² जो वैल्यू आई थी, अब उस वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -1/2 ZE² अपॉन n² h² 4π² kmZE²। शायद ये था। तो R का जो भी डेरिवेशन आया था ना इस टर्म में, वहां पे आपको देखना होगा कि यही था कि नहीं था। ठीक है, बाकी आगे हमें पता चल ही जाएगा। तो इसमें जो चीज कैंसिल आउट होती है उसे कैंसिल करेंगे, जो मल्टीप्लाई होगी मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो टोटल एनर्जी क्या आएगी मेरे पास, टोटल एनर्जी आएगी हमारे पास -1/2। देखो ये नंबर कहां जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा, 4π² k² पहले km Z² e⁴ डिवाइड बाय n² h²। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या वैल्यू हमारी कांस्टेंट और कौन कौन से वेरिएबल्स है। ठीक है, तो देखिए, अच्छा इसमें थोड़ा सा और सिंपलीफाई अगर करना चाहें तो क्या हो सकता है, ये यहां पे 2 पे जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी का जो फाइनल आएगा ये आएगा 2π² kmZ² e⁴ डिवाइड बाय n² h²। ठीक है,
अब इसमें से क्या है, क्या क्या चीज हमारी कांस्टेंट है, देखो 2 पाई के एम, और देखो के तो हमारे पास क्या है 1 लेके चल रहे हैं ना, इसमें सीजे सिस्टम है, तो के भी दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे यहां पे, तो मैं के को भी क्या करूंगा यहां से हटा सकता हूं कि के की वैल्यू हम 1 लेके चल रहे हैं, मैं यहां पे एम लिखा रहने देता हूं, ठीक है। ठीक, तो यहां पे हमारे पास 2 पाई एम, यहां से ई, यहां से एच, इतना हिस्सा हमारे पास कांस्टेंट है। हाँ, जब इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट की जाती है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -1312 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर किलो जूल पर मोल की टर्म में, -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, ये मिलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की टर्म में, और -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर जूल पर एटम की टर्म में, ठीक है, जूल पर एटम की टर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। देखिए स्टूडेंट, जैसे ना मैंने आपको ऑलरेडी एक बात कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो एनर्जी की टर्म होती है वो ऐसी होती है जो थोड़ा समझ सके हम, वरना जूल वगैरह में जो जाते हैं ना वो 10⁻⁻ समथिंग 10⁻⁻, वो समझ से बाहर चली जाती हैं। मैं आपसे कहूँ 0 का 16 या 17 पॉइंट लगा, जीरो मतलब पॉइंट के बाद 16 या 17 जीरो लगा दूं, फिर कोई नंबर लिखो, तो उसको इमेजिन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जबकि हम नंबर बोलते 3, 4, 8, 7 तो कुछ हम समझ पाते हैं चीज़ों को। तो मैं यहाँ पे एनर्जी की जो यूनिट लेकर चलूंगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लेके चलूंगा, ठीक है। तो देखिए अब हम बात क्या कर रहे हैं, अभी यहां पर क्या था, हमने जो रिलेशन एंड में हमने जो वैल्यू निकाली थी, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात करूं सिर्फ उसकी वैल्यू लिख रहा हूं, जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में कभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा आ जाए ना, तो आप अपने आप समझ लेना कि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की ही बात कर रहा है, ठीक। देखिए अब यहां पे क्या है, अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह शेल्स की बात करें, जैसे मैं अगर यहाँ पे अगर जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड, इस तरह से चलता जाएगा और लास्ट में क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक। तो अब अगर मैं 3-4 वैल्यूज निकालूं, इस हम हाइड्रोजन के लिए अगर इसको निकालते तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फर्स्ट चल की बात, फर्स्ट ऑर्बिट की बात होगी तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट मतलब n की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 1। तो E1 इसके लिए क्या आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आ गई हाइड्रोजन की पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी चाहिए। अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करूंगा तो उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि इसका क्या आएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 चौक 12, सॉरी 4 3 12, 3 16, ठीक है। देखिए ये हमारे पास आएगा 3.4 माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर इसी तरह मैं थर्ड की बात करूंगा तो यहां पे तो 1 रहेगा, यहां पे 3 का स्क्वायर मतलब 1/9 हो जाएगा ये इसका, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखो 9 की टेबल पढ़ो आप 13 तक, 1 पे गई, कितना बचा यहाँ पे 4 बचा, 4.6, 9 का आधा कितना होता 4.5, तो 0.5 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा, ठीक है। अगर फोर्थ चेयर भी निकालो, क्योंकि 4 से ऊपर पूछा नहीं जाता है, तो यहां पे आ जाएगा
1 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो 1/16 माइनस 13.6, तो ये आपका आएगा लगभग माइनस का 0.8 समथिंग आएगा। ठीक है, मैं इसको लगभग ऐसे लिख रहा हूं, 0.85 लेके चल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आप थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करके बिल्कुल एग्जैक्ट देख लेना जो भी आएगा, हम रफली लेके चल रहे हैं इसको। अगर मैं कहूं कि इनफाइनाइट शेल जो होगी, इनफाइनाइट नंबर पे जो ऑर्बिट होगा बोहर का, मतलब बोहर ऑर्बिट जो होगा, उसके लिए एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, तो वहां पे मेरे पास शेल क्या हो जाएगी, यहां पे इनफाइनाइट, किसी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करते तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो यहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ये किसी भी एटम के अंदर बोहर ऑर्बिट की मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू होती है। ठीक है, ये क्या मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू है, बाकी सारी क्या रहेंगी, इससे कम और नेगेटिव रहेंगी। ये नेगेटिव साइन मैंने बताया था क्यों आता है, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि नेगेटिव साइन शो करता है अट्रैक्शन को, आप इस तरह से भी चीजों को लेके चल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। अगर मुझे हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना हो, अगर मुझे क्या बनाना, हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम, तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल सर्कुलर नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ उसका एक पॉइंट लेके चल रहा हूं कितने डिस्टेंस पर है ये शेल जो है। तो यहाँ पे E1 में क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जो सेकंड शेल होगी उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, वो होगी आपके पास -3.4 था शायद, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसी तरह से अगर थर्ड की बात करें तो वो क्या होगा, वो होगी -1.5। एक चीज को समझना आप, 13 और 3.4 इसके बीच में मैंने इतना डिफरेंस दिखाया है, लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का डिफरेंस है। अब माइनस के 3.4 और माइनस का 1.5 इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, लगभग -2 का डिफरेंस है। तो इसको मैं इसके क्लोज दिखाऊंगा। ठीक है, E3 क्या आ गया मेरे पास, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो E4 क्या आएगा, और क्लोज दिखाना होगा मुझे इसके। ठीक, तो E4 के लिए यहां लिख रहा हूं मैं -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इस तरह से बहुत सारी शेल्स चलती जाएंगी और हमें फिर लास्ट में क्या मिलेगा, हमारा जो इनफाइनाइट नंबर की शेल होगी और उसकी एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। मतलब ऑर्बिट, मेरे मुंह से बार बार शेल निकल रहा है, ऑर्बिट जो होगा बोहर ऑर्बिट। ठीक है, तो अब अगर हम निकालें कि हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है किस किस चीज का, जैसे मान लो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट, मतलब जो हमारे इनफाइनाइट नंबर वाला ऑर्बिट है वहां से फर्स्ट शेल में गिरता है, तो एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा, देखो डेल्टा। अब पहली बात तो जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, उसको रिलीज करनी पड़ेगी अपने में से। ज्यादा से कम में जा रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा ना वो। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होगा, डेल्टा ई की मैं बात कर रहा हूं, इधर लिखते हैं डेल्टा ई क्या होगा आपका, ई इंफिनिटी माइनस E1। अब ई इंफिनिटी क्या है आपके पास, 0 माइनस, अब E1 क्या है हमारे पास, E1 है माइनस का 13.6। तो सोल्व करके मेरे पास क्या आ गया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर मुझे जो डेल्टा ई निकालना है वो निकालना हो E4 माइनस E1 के अकॉर्डिंग, मतलब मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट में गिर रहा है इस तरह से, तो यहां पे क्या आ जाएगा, हम जो लिखते हैं -13.6 Z² अपॉन N² माइनस, और यहां पे फिर से आपका माइनस का 13.6 Z² अपॉन N²। अब यहां पे जो मैंने पहले Z लिखा है, ये वाला जो Z है और ये Z की वैल्यू सेम रहेगी। हाइड्रोजन की बात करें तो क्या रहेगा, दोनों में 1 रहेगा, लेकिन N क्या है, यहां पे आपका फोर्थ और यहां पे क्या है 1, तो यहां पे आएगा 4 का स्क्वायर और वहां पे क्या आएगा आपका
1 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए इसको सोल्व कर कितना आया था हमारे पास, माइनस का 0.85 आया था शायद, और यहां माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और कितना आया ये आपका, फर्स्ट में था आपका माइनस का 13.6, ये हमारे पास नंबर आया था। ठीक है, ये आपका बाहर माइनस और ये प्लस हो जाएगा आपका, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास नंबर क्या आएगा, आप माइनस कीजिए इसमें से, इसको 0 लगा दो आप, देखो ये बड़ा नंबर है छोटा नंबर, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले तो 5 लिखेंगे आप, फिर आप इसमें से यहाँ पे 7 आएगा पॉइंट, यहाँ पे 2 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसी तरह से आप निकाल सकते हो बाकी को भी, कि आप अगर E3 से इलेक्ट्रॉन को गिराएंगे E1 में, या आप चाहें तो E2 से अगर इसको गिराना चाहें, कि सेकंड बोहर ऑर्बिट जो है, ये माइनस का साइन है, आप सेकंड बोहर ऑर्बिट से फर्स्ट में अगर इसको गिराते हैं तो क्या होता है, देखिए यहां पे हमारे पास नंबर था, मैं डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूं, माइनस का 1.5 था शायद E3 पे, हाँ माइनस 1.5 माइनस का 13.6, आप जब इसको सोल्व करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव रहेगा, तो लगभग क्या आएगा आपका, प्लस का 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ऐसे यहां पे करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 3.4 था ये माइनस का, माइनस 13.6 सोल्व का कितना आ गया आपका, लगभग आपका आ गया ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखो जितना भी डेल्टा ई आया है, अगर आप ध्यान दो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आई हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, जो भी है सब पॉजिटिव आता है, ये रहा पॉजिटिव। ध्यान रखना डेल्टा ई, चाहे इलेक्ट्रॉन आपका यहां से नीचे की तरफ गिरे एनर्जी रिलीज करता हुआ, या वो लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में जंप करे एनर्जी एब्जॉर्ब करके, दोनों केसेस में जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रखनी होती है, वो क्या आपको पॉजिटिव ही रखनी होती है, क्योंकि तो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। बस होगा क्या, जब ये ऊपर से नीचे जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि इसने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एनर्जी रिलीज की है। ठीक है, और जब ये ऊपर की तरफ जंप कर रहा होगा तो आप बोलेंगे, और ये नंबर आ रहा हो तो आप क्या बोलेंगे, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है। ठीक है, देखो डिफरेंस क्यों कभी नेगेटिव नहीं, तो इस बात को समझो पहले आप। जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है वो लगभग आप ये लगाओ कि वो दौड़ता है 100 मीटर पर 15 सेकंड के अंदर, हर 15 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है। दूसरा बच्चा है वो दौड़ता है 90 मीटर पर 15 सेकंड। ठीक है, एक बच्चा दौड़ता है 110 मीटर पर 15 सेकंड। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि इन दोनों की स्पीड में क्या डिफरेंस है, आप ये नहीं कह सकते कि जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले से -10 मीटर पर 15 सेकंड स्लो है। आप समझे मेरी बात को, आप ये बोलेंगे कि जो नीचे वाला है ना वो ऊपर वाले से 10 मीटर पर 15 सेकंड स्लो है, ऊपर वाला इससे 10 मीटर पर 15 सेकंड फास्ट है। आप कभी नेगेटिव नहीं ले सकते डिफरेंस। जैसे अगर एक बच्चे की हाइट है 5 फुट 3 इंच और एक बच्चे की हाइट है 5 फुट 6 इंच, तो आप इसको क्या बोलते हैं कि ये जो है जो छोटा है वो उससे 3 इंच छोटा है और ये इससे 3 इंच बड़ा है। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि ये उससे -3 इंच छोटा है। तो डिफरेंस को कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता है। ठीक है, इसलिए हम यहां पर टर्म क्या यूज करेंगे, रिलीज। जैसे इस वाले केस में क्या हुआ है, जो आपका हायर एनर्जी लेवल था, हम क्या लिखते हैं, आगे आपका हायर एनर्जी लेवल रहता है, हायर एनर्जी लेवल, और ये वाला क्या है आपका लोअर एनर्जी लेवल। अब अगर यही चीज मुझे करनी होती उल्टी,
मतलब मुझे क्या करना होता, मुझे ऐसे करना होता कि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेके सेकंड में जंप कर गया या थर्ड में जंप कर गया या फोर्थ में ऐसे जंप कर गया, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, हायर माइनस लोअर ही वहां पे करोगे आप। हायर शेल कौन सी होगी, सेकंड थर्ड फोर्थ जो होगी इसके मुकाबले, तो उसमें भी क्या होगा, हायर माइनस लोअर रहेगा। आप उसमें भी फॉर्मूला बिल्कुल यही चलता रहेगा, बिल्कुल यही पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बस क्या ध्यान रखना है, जब लोअर एनर्जी शेल से, जब वो लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में जंप करता है, यहां से यहां जंप करता है, ठीक है, तो ऐसे में वो क्या है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक। ऐसे में क्या है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब। और अगर इसी का उल्टा किया जाए कि वो क्या कर रहा है, अब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, अपने में से वो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज। तो जो भी नंबर आएगा ना पहले वाले केस में, आप बोलेंगे कि इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, क्योंकि दूसरे में आप क्या बोलेंगे, इसने इतनी एनर्जी रिलीज की है, ठीक है। लेकिन उसको नेगेटिव में नहीं लिख सकते हो आप, ठीक। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ, देखिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहां से क्या क्या कंक्लूजन निकाला, जो हमने पढ़ा है, सब कंक्लूजन हम जो निकाल पाए उसकी बात करते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन तो हमने ये निकाला कि जो हमारा एटम होता है, ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्बिट जो होता है उस पर इसकी एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट बोहर ऑर्बिट इज जीरो, वो क्या होती है, जीरो होती है। दूसरी बात हमने क्या देखी थी, हमने देखी थी जब फर्स्ट शेल जो थी उसके लिए वैल्यू आई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सेकेंड के लिए आई थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, फिर माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इस तरह से आ रही थी। तो एनर्जी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर आप देखो तो देखो -13 और -3 में से कौन बड़ा है, -3 बड़ा है। -3 और -1 में से कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाती है ऑर्बिट की, वैसे वैसे उस ऑर्बिट की एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, एनर्जी of orbit increases with increase in distance from the nucleus। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, अब देखो थर्ड पॉइंट जो है ना वो मैं बात करूंगा कि अगर मैं हाइड्रोजन की जगह दूसरे आयन लेके चलूं जो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स होते हैं, तो यहां पे मैं कंपेयर भी करूंगा इनको। हाइड्रोजन हो गया, ये मेरे पास हीलियम आयन हो गया, ये मेरे पास लिथियम आयन हो गया। फॉर्मूला हमें पता ही है, फॉर्मूला हमारे पास है En इज इक्वल्स टू -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इसी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और देखिए क्या क्या आएगा। इसके हमें पता है रिजल्ट, इसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट निकलेगा क्योंकि ऑलरेडी हम इसको निकाल चुके हैं, तो बार बार इसमें टाइम खराब करने का फायदा है नहीं। अगर हीलियम आयन की बात करते हैं तो देखो Z क्या होता है उसका 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम लोग, E1 मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये आपका 4 टाइम्स होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का। तो सीधी सी बात है, 13 की टेबल आप 4 तक पढ़ोगे 52 आएगा, 0.6 को 4 तक पढ़ोगे 2.4 आएगा, तो टोटल कितना बन गया आपका, ये बन गया 54.4 बन गया आपका, है ना।
तो 26, 26, 52, 54, हाँ ठीक है, लगभग आपका 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बन गया है। अगर आप E2 की बात करें इसके केस में तो क्या होगा, ये भी 2 का स्क्वायर और ये भी 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ही आ जाएगा। आप अगर E3 की बात करेंगे तो यहाँ पे Z इसका 2 होता है, हीलियम आयन का 2 का स्क्वायर 4 होता है, शेल हमारी ऑर्बिटर 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 आ जाएगा कि 4/9 टाइम्स ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहां से वैसे कट करते हैं तो कितना आता है, 1.5 लिया था हमने, यहां से मैं इसे कट करूंगा तो क्या आएगा 1.5, तो आपका माइनस का 1.5 और इनटू में क्या है आपका 4 है, तो कितना हो गया आपका 6 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, रफली ये आपका 6 आया है, 6 पॉइंट समथिंग आया, क्योंकि अगर 1.5 करोगे तो यहाँ पे 13.5 आएगा, क्योंकि ये 13.6 है, ठीक है, तो हल्का सा इससे ज़्यादा आएगा। अगर इसकी बात करें तो इवन में क्या आएगा, ये तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ऑर्बिट हमारा 1 है तो ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 9 टाइम्स हो जाएगा इसका। तो 13.6 की टेबल को आप 9 तक पढ़ोगे, तो 13 की टेबल को पहले 9 तक पढ़ो, कितना आ गया 117 आ गया, 117। अब जो 6 की टेबल है उसको 9 तक पढ़ दो, कितना आ गया 54 आ गया, मतलब 5.4 ऐड कर दो आप 117 के अंदर, तो कितना आ गया 122.4, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम E2। अगर इसकी बात करें अब तो यहां पे तो 3 का स्क्वायर और यहां पे क्या आपका 2 का स्क्वायर 4, तो क्या 9/4 आ गया अभी, कि 9/4 टाइम्स ऑफ दिस। तो अब अगर आप इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 3.4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या करें हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया था, कि हम क्या करेंगे पहले 9 की टेबल को 3 से मल्टीप्लाई करो, 27 आ गया। अब 4 की टेबल को 9 से मल्टीप्लाई करो, 36 आ गया। मतलब क्या है 3.6 को 27 में ऐड कर दो आप, 27 प्लस 3.6 क्या आ गया आपका 30.6 आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसा E3 निकाल सकते हो, ये भी 3 का स्क्वायर ये भी 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या दिखाता है कि कितनी ज्यादा अट्रैक्शन के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब जब हमारे पास एक प्रोटॉन है और यहां पे फर्स्ट ऑर्बिट की मैं बात करूं और यहां पे हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे सेकंड और ये आपका थर्ड, ये हाइड्रोजन बना दिया मैंने हाइड्रोजन के लिए। जब मैं हीलियम आयन के लिए गया हूं तो यहां पे क्या है 2 प्रोटॉन हो जाते हैं, ये इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो इसके सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है ये माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है वो, और इसकी क्या है फर्स्ट की है ये वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हीलियम आयन अपनी सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को जितनी ताकत से अपने साथ खींचता है, हाइड्रोजन उतनी ताकत से अपने फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को खींच पाता है। और अगर हीलियम आयन की बात करें तो क्या हो जाएगा वही नंबर थर्ड हो जाएगा, कि लिथियम आयन जो है लिथियम आयन Li+3 सॉरी Li+2 होता है, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन को उसको जितनी ताकत से खींचता है, ये जितना अट्रैक्शन उसके बीच है वो उतना ही है जितना कि हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल का है। तो इस तरह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़े और यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो हम क्या देखते हैं जितना प्रोटॉन पे चार्ज बढ़ता जाता है उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचता चला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। देखिए अब यहां पे आपको क्या क्या देखो, हाँ तीसरा कंक्लूजन क्या था हमारे पास, वो ये था एलिमेंट जब मैं चेंज करता हूं हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, तो मैंने क्या देखा
कि हर एक एलिमेंट के किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। जैसे जो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है वो हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की नहीं है, और वो लिथियम के ऑर्बिट की भी नहीं है, और जो हीलियम की है वो लिथियम से अलग है, बेरिलियम से अलग होगी। मतलब कहने का क्या, हर एक एलिमेंट जो होता है उसके किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। तो उसके जितने भी एटम्स होंगे उन सब के उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, उतनी ही होगी। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या बनता है, थर्ड पॉइंट बनता है एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इज सेम, रिमेन सेम। सेम रहती है, और वो क्या बाकियों से अलग होगी। ठीक है, जैसे इसकी सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी इसकी सेकंड ऑर्बिट से अलग होगी, इसकी सेकंड ऑर्बिट से अलग होगी। जैसे इसकी थर्ड मैच करती है इसकी फर्स्ट से और इसकी सेकंड से, लेकिन अगर इनकी सेकंड कोई कंपेयर करे, फर्स्ट कोई कंपेयर करे, थर्ड कोई कंपेयर करे, तो वो मैच नहीं करने वाली है। ठीक है, अच्छा एक बात तो ध्यान रखना कि जो इनकी एनर्जी का रेशो आता है, जैसे कि जो टोटल एनर्जी रेशो, काइनेटिक एनर्जी रेशो, पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना आता है। देखिए वैसे मैं आपको देखो होता क्या है ना, कई बार हम, मेरा मानना जितना हम चीज़ों को किसी न किसी चीज़ से लिंक करके जोड़े याद रखें वो बेटर रहता है। यहाँ पे जो मैं रेशो लिखूंगा वो हो सकता है आपसे कभी गलत भी हो जाए। मान लो आपने रेशो याद रख लिया, ऊपर के नंबर कई बार भूल जाते हो, तो सबसे बेस्ट क्या, अल्फाबेटिकली ले लो। जैसे टी, के और पी, इनमें से अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आता है, के आता है। ठीक है, के बाद क्या आता है, पी आता, फिर क्या आता, टी। तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले के वाले को, फिर पी वाले को, फिर टी वाले को। मतलब मैं लिखूंगा पहले काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर आपकी टोटल एनर्जी। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी -2 है और इसकी -1 है। आप बोलोगे क्या है, हम समझे नहीं क्या बोलना चाह रहे हो आप। देखो समझाता हूं मैं। हमारे पास जो इनकी वैल्यू निकल के आई थी वो क्या कुछ थी, मेरे पास टोटल एनर्जी निकल के आई थी माइनस का ZE² अगर मैं गलत नहीं हूं तो, हाफ -1/2 ये आई थी। ठीक है, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी, हाफ ZE²/R, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी, -ZE²/R। अगर मैं इन तीनों का रेशो देखूं, अगर इसकी टेबल पढ़ूं तो ये तो 1 पे चला गया, और ये किस पे गया, ये -1 पे चला गया। और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ। तो क्या माइनस का 2, ये माइनस का 1 और ये 1। कहां निकाला था हमने, देखो देखिए यहां पे क्या है, अगर आप देखो ये मेरे पास टोटल एनर्जी आई थी। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं इस वैल्यू, देखो के की वैल्यू तो 1 लेके चल रहे हैं ना हम लोग सीरीज सिस्टम में, तो इसलिए यहां पे के नहीं लिखा है। तो ये क्या, इसको हटा के सोचोगे आप, इसको 1 मान के सोचोगे तो क्या ZE²/R है यहां पे। वरना यहां पे देख लो आप, पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरे पास, माइनस का ZE²/R, टोटल एनर्जी क्या है, माइनस का 1/2 ZE²/R, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी यहां पे आप देखोगे हाफ ZE²/R। तो इनका अगर आपस में रेशो देखो आप, अगर मैं इसको 1 मान के चलूं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब टोटल एनर्जी का ट्वाइस होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए मैंने जो रिलेशन बनाया है इसका, ये रिलेशन इस तरह से आया है। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। देखिए स्टूडेंट, हम यहां से ना एक फॉर्मूला बना सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए अब मैं पहले बताता हूं कि कहां से फॉर्मूला बनाने की बात कर रहा हूं मैं। हमने जैसे ये लिखा था, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, ये 13.6 मैंने एज इट इज लिखा E1 के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इनमें डिफरेंस क्या है, जो इनका एटॉमिक नंबर था अगर मैं उसको स्क्वायर कर दूं, जैसे हीलियम का 2 होता 2 का स्क्वायर 4, लिथियम आयन का 3 होता 3 का स्क्वायर 9, तो क्या होता है, हाइड्रोजन
कि जिस भी आप ऑर्बिट की एनर्जी निकाल रहे थे उसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इनके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर की, तो मेरे पास क्या है, वही आंसर आ जाएगा। मेरे पास क्या है, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास, और आप मान लो आप इसमें करना चाहो इसी चीज को, तो यहां से जब आप यहां पे गए तो माइनस का 3.4 होता और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या था 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो क्या आता, ये आ जाता। अगर उसको 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां से एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, जो कि क्या है, जो कि हमारे पास है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू जेड का स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आपको हाइड्रोजन की अगर आप 3 से 4 शेल्स की एनर्जी याद कर लेते हैं, तो आपसे हीलियम आयन, लिथियम आयन के लिए पूछता तो फटाफट उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि आपको, जैसे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था ना एक ऑर्बिट से दूसरी में, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, इस तरह से चलता जाएगा वो, ऐसे है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की मैं बात कर रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप करें इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब वहां उन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करते हैं, तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जितना इन ऑर्बिट्स के बीच में डिफरेंस होगा, जितना इनके बीच में डिफरेंस होगा। जैसे कि हमने यहां पे देखा था, पहले और दूसरे के बीच में डिफरेंस कितने का था, 10 का, है ना। और मैं पहले और तीसरे के बीच का डिफरेंस देखूं तो 12 का, उसके आगे डिफरेंस देखूं तो और बड़ा नंबर आएगा हमारे पास 12.75 है ना, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, हाँ ठीक है, ये नंबर आ रहा था। और अगर मैं यहां पे चल के देखूं तो मैं यहां पे कितना है 13.6। तो कहने का मतलब क्या है, जितना शेल्स के बीच में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर मैं जो लोअर एनर्जी वाली वैल्यू है उसको क्या लेके चलूं, 1 फर्स्ट शेल और इनफाइनाइट, मतलब इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना। तो इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस भी क्या होगा, मैक्सिमम ही आएगा। इसलिए जो मैक्सिमम ट्रांजिशन एनर्जी आएगी वो क्या आएगी आपकी, वो आएगी कि जब आप n1 की वैल्यू क्या लेके चलो 1, और n2 की वैल्यू क्या लेके चलो इन्फिनिटी। किस में, अब फॉर्मूला देखो आप जरा, अगर आप यहां पर देखो जरा ध्यान से, हम यहां पर एक फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो जैसे कि ये है मेरे पास, ये है। अब यहां पे अगर ये फोर्थ शेल है और यहां पे कौन सी है, फर्स्ट, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं n1 और इसको क्या लिख दूं n2। इस पूरे में से देखो क्या चीज कॉमन आ सकती है, माइनस का 13.6 जेड स्क्वेयर। किसी भी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए z की वैल्यू, उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट की बात करूं तो उसके z की वैल्यू सेम रहेगी, ये वैल्यू सेम रहेगी। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, आप कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हो, कि n1 की वैल्यू क्या है और n2 की वैल्यू क्या है। तो ये जो है हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया किसका, डेल्टा ई का, डेल्टा ई का। तो यहां से चलते हैं आगे वापस, तो हमारे पास ये n1 n2 समझ गए आप कि कहां से आया है, कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वेयर 1/n1 का स्क्वेयर माइनस 1/n2 का स्क्वेयर। तो इसमें जो n1 और n2 की वैल्यू है, अच्छा मैंने हायर माइनस लोअर किया था या लोअर माइनस हायर किया था, ये देख लो एक बार। अच्छा ये 4 था और ये 1 था, तो हायर माइनस लोअर था। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, n2 स्क्वेयर माइनस n1 स्क्वेयर। और ये n1 n2 समझ रहे आप क्या है, n2 मतलब मैं हायर वाले की बात कर रहा हूं और n1 मतलब मैं लोअर वाले की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये मतलब है यहां पे कि ये हायर वाला शेल है और ये क्या आपकी लोअर वाली शेल है। लिख देते हैं इस बात को भी। हायर ऑर्बिट
और ये क्या आपका, ये लोअर ऑर्बिट होगा। और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी इसकी, जब n1 की वैल्यू क्या हो 1 और n2 की वैल्यू क्या हो आपकी इन्फिनिटी। ठीक है, सॉरी n2 की वैल्यू क्या हो आपकी इन्फिनिटी और n1 की वैल्यू क्या हो आपकी 1 हो। ठीक है, अब चलते हैं। अब देखो एनर्जी जो होती है, हमने पढ़ा था E इज इक्वल्स टू एच न्यू, हमने पढ़ा हो ना, E इक्वल टू एच न्यू एच सी बाय लैम्डा, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अगर एनर्जी मैक्सिमम आएगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी यहाँ पे मैक्सिमम। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जब ये ट्रांजिशन होगा, यहां से जंप मारेगा, तो जिस तरह की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या मान लो यहां से यहां जंप मार रहा है, मतलब इन्फिनिटी से फर्स्ट शेल में, तो जिस तरह की एनर्जी वो रिलीज करेगा, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यहां पे लिखूंगा फ्रीक्वेंसी। अब वो कंडीशन में डिपेंड करेगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है कि वो रिलीज कर रहा है। ठीक है ना, इसकी भी क्या है मैक्सिमम वैल्यू आएगी। दोनों क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन वेवलेंथ क्या आएगी यहाँ पे आपको मिनिमम आएगी। वेवलेंथ जो आएगी वो क्या आएगी, उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी इस ट्रांजिशन से। ठीक है, जब n1 की वैल्यू क्या हो 1 और n2 की वैल्यू क्या हो इन्फिनिटी। अच्छा, अगर आपको ऐसे करना हो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हो रहा है उसकी एनर्जी की वैल्यू आए मिनिमम, कि कम से कम एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाए। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी उस केस में कम, कि जो भी रेडिएशन उससे निकलेगी उस ट्रांजिशन में या एब्जॉर्ब होगी, उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो मिनिमम आनी चाहिए। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इस केस में वेवलेंथ क्या आएगी वो मैक्सिमम आएगी। तो क्या आएगा देखो जरा, देखो समझाते हैं इस चीज को। देखिए होता क्या है, जब आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बताया था हाइड्रोजन का, तो अगर आप उसको ध्यान से देखें, अब देखो हमारे माइंड में क्या आएगा, इनके बीच में डिफरेंस ज्यादा है, तो अब क्या करो n1 1 ले लो, n2 2 ले लो, डिफरेंस कम कर दो। डिफरेंस तो कम करना होगा, पर कहां पे कम करना होगा उसको समझना। देखो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड के बीच के डिफरेंस की बात करूं, फर्स्ट और सेकंड के बीच की, तो कितना आया मेरे पास, वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। ठीक है, अगर मैं सेकंड और थर्ड के बीच डिफरेंस की बात करूं, सेकंड और थर्ड के, तो ये 1.5 है, ये -3.4, कितना आएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आएगा। मतलब फर्स्ट सेकंड के मुकाबले जो सेकंड थर्ड है उसके बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया कम। और अगर मैं थर्ड और फोर्थ के बीच में करूं, मतलब 1.5 और 0.85 के बीच में, तो ये क्या हो गया आपका लगभग आपका 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का हो गया। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे शेल का नंबर बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब आप इन्फिनिटी पे जाओगे ना, तो इन्फिनिटी से पहले वाली जो शेल होगी जस्ट, इनके बीच में जो एनर्जी का गैप आएगा वो क्या आएगा, वो मिनिमम होगा। ठीक है, वो क्या होगा मिनिमम होगा। ठीक, तो अब इसी चीज को हम लेके चलते हैं। तो देखिए यहां पे क्या होगा, जैसे आपको n1 है, ये दे दिया आपको n1, ये दिया n2। अब एक बात को समझना, इनफाइनाइट शेल और उससे जस्ट पहले वाली शेल, हम उसमें ना वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों, इनफाइनाइट मतलब जो डिफाइन नहीं है, तो उसमें से -1 करेंगे तो वो भी क्या होगा डिफाइन नहीं। मतलब अगर आप मेरी बात को समझो, इन्फिनिटी +1 क्या होता है, इन्फिनिटी तो होगा, और इन्फिनिटी -1 क्या होगा, इन्फिनिटी तो होगा। तो ऐसे केस में आप ध्यान रखना, ये मैंने आप समझाने के लिए बताया था कि किस तरह से कहां पे मिनिमम वैल्यू आएगी। पर न्यूमेरिकल में आपको कैसे दिया जाएगा, आपको कोई वैल्यू दी जाएगी शेल की, ठीक है ना, गिवन वैल्यू, ऑर्बिट की वैल्यू दी जाएगी ऑफ ऑर्बिट। ठीक, आप उस वैल्यू में 1 ऐड कर देना। मतलब अगर मैं इसको बोलूं कि ये x है, तो आप इसे क्या कर दोगे, x + 1 कर दोगे। ठीक है, तो वहां पर जो वैल्यू है, अच्छा आप कहोगे अगर डिफरेंस रखना तो x -1 क्यों नहीं किया, आप कह सकते हो x -1 क्यों नहीं किया। तो देखो इसका आंसर मैंने अभी डिस्कस ही किया आप लोगों से। अगर आपका x ये है E3, मतलब थर्ड शेल है, आपका x क्या है, थर्ड शेल है, अगर मैं +1 करूंगा तो फोर्थ शेल की बात होगी,
है ना। तो डिफरेंस कितना हुआ इन दोनों के बीच में, वही आपका 0.65। लेकिन अगर मैं -1 करता E3 और ये E2, अब डिफरेंस कितना होता आपका 1.9 का। तो जो भी शेल दी जाएगी ना उससे जस्ट अगली शेल जो होगी उनके बीच का डिफरेंस जो होगा, मतलब 2 शेल दे रखी है आपको, 2 शेल दे रखी है, तो इनमें से जिसकी वैल्यू हाइयर है उसमें +1 कर दो, वहां पर क्या आएगी, मिनिमम एनर्जी आएगी। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज देखनी है जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं यहां पे बताना चाहता हूं आपको, यहां से एक और चीज निकाल सकते हैं। E2 माइनस E1 की जो वैल्यू है, मतलब ये जो गैप है ये सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आगे आगे क्या ये गैप क्या होता जा रहा है, कम हो, मतलब डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि हमने यहां से एक और कंक्लूजन निकाला है, और वो कंक्लूजन क्या है कि आपका जो E2 माइनस E1 है, जो E2 माइनस E1 है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है डेल्टा ई में, उसके बाद क्या आएगी E3 माइनस E2, फिर आपका E4 माइनस E3, इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ, कुछ एक न्यूमेरिकल इसके बेस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है कि आपको बताना है कि बेरिलियम आयन जो होता है उसके सेकंड बोर ऑर्बिट की टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हमने अभी एक रिलेशन निकाला था, हम उसका यूज करेंगे सीधा। EN मतलब क्या है यहाँ पे, टोटल एनर्जी। अच्छा एक बात तो ध्यान रखना, अगर आपको न्यूमेरिकल में एनर्जी लिखा हुआ ना तो कंफ्यूज मत होना, मतलब टोटल एनर्जी की बात कर रहा है वो। अगर वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकलवाएगा तो मेंशन करेगा क्वेश्चन के अंदर कि आप कैलकुलेट करो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। अगर बताया नहीं है किस टाइप की एनर्जी, सिर्फ एनर्जी लिखा है, तो इसका मतलब आपसे टोटल एनर्जी ही निकलवा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एनर्जी किसकी, हाइड्रोजन की, मल्टीप्लाई कर दो Z² से। तो अब अगर हाइड्रोजन की nth शेल की, तो अगर मैं बात करूं सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए मुझे बेरिलियम आयन के लिए। बेरिलियम क्या होता है आपका, एटम की नंबर होता है उसका 4, तो यहां पे तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर। और हाइड्रोजन केस में सेकंड शेल की एनर्जी कितनी थी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मैंने कहा था ना कुछ वैल्यूज हाइड्रोजन वाली जो याद रखनी पड़ेगी ताकि हमें फटाफट हम इसको कर सके। तो E2 क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका 16 टाइम आ जाएगा, 3.4 × 16, ये आपने कर दिया, जो भी आपका आंसर आएगा। 16 × 48 आ गया, 16 × 48, और यहाँ पे आप इसको 16 की 4 से गुणा कर दो, कितना हो गया 64, मतलब 6.4। तो 48 में कितना जोड़ दो, 6.4 जोड़ दो, आपका 54.4 आ जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या होगा, इसके बाद देखो ये क्या टोटल एनर्जी आ गई ना। इसके बाद ऐसा नहीं कि अब आप वो निकालने लग जाओ, बाकी सबको रिलेशन यूज करो, काइनेटिक एनर्जी सॉरी रेशो, पोटेंशियल एनर्जी रेशो टोटल एनर्जी, -1 -2 1। तो अगर ये मेरी टोटल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, वो मेरी टोटल एनर्जी का 2 टाइम, मतलब इसका क्या कर दो, इसका ट्वाइस कर दो, 108.8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है हमारे पास जो लिथियम आयन है उसका जो 4th बोहर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी x है। ठीक है, तो बताना है कि हीलियम आयन का जो 6th एक्साइटेड स्टेट होगी उसकी एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है x की टर्म में, क्योंकि अगर वैसे कैलकुलेट करनी तो सीधा फॉर्मूला लगा देते हम, हमारा हो जाता। क्यों, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन जो भी उसकी 6th एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी आती है इनटू क्या Z² कर देते। अच्छा 6th एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, आपको ध्यान है मैंने एक बात बताई थी कि ग्राउंड स्टेट क्या रहती है आपकी, जो ग्राउंड स्टेट रहती है, जो ग्राउंड स्टेट होती है वो उसके लिए N1 क्या होता है आपका 1 होता है। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, ये मैं करा चुका हूं इसमें पीछे, लास्ट लेक्चर में शायद बात की होगी इसकी, या उससे लास्ट वाले में।
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सॉरी, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे हम निकालते हैं ना कि फर्स्ट एक्साइटेड क्या लिए n क्या होता है आपका 2, इसके लिए n क्या होता है आपका 3। जैसे ये न्यूक्लियस है मेरे पास, ये इलेक्ट्रॉन क्या है फर्स्ट शेल में है, जब सेकंड शेल में जाएगा तो ये सेकंड शेल इसके लिए क्या होगी, ये इसके लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, ये इसके लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी। ऐसे ही सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, जो आपकी सेवंथ शेल होगी, है ना। सेकंड क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड क्या आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेवंथ क्या होगी आपकी सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट होगी ना। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि हीलियम आयन की तो सेवंथ एनर्जी वाली जो एनर्जी, सेवंथ ऑर्बिट वाली एनर्जी है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, और लिथियम की दे रखी है इसने फोर्थ वाली। तो देखो कैसे करेंगे इसको, हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी है किसकी, लिथियम आयन की। अब क्योंकि ना एक्स के टर्म में निकालना है उसको, तो रेशो की बात आएगी, रेशो की बात आएगी तो हम वैल्यूज पुट करके पूरी पूरी सोल्व नहीं करेंगे उसको, कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा उसके अंदर, ठीक है। कैसे क्या कुछ होगा देखो जरा, समझाता हूं मैं। इसकी फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो -13.6 जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास लिथियम आयन के लिए 3 का स्क्वायर, एन मतलब क्या 2 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर, फोर्थ बोर ऑर्बिट की बात कर रहा है ये 4 का स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे हमारे पास जो हीलियम आयन है उसकी बात कर रहा है सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट की, मतलब उसकी सेवंथ शेल की बात कर रहा है वो, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर, हीलियम आयन के लिए 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय जो हमारे पास ये होता है क्या बोलते हैं इसको, हाँ सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट क्या मतलब क्या सेवंथ शेल 7 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसका रेशो निकाल दूं, हम क्या करें इनका रेशो निकाल दें, डिवाइड कर दिया, जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट करो। क्या कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच के आएगा कि लिथियम आयन की फोर्थ शेल और हीलियम आयन की सेवंथ शेल का जो एनर्जी का रेशो होगा वो होगा 9/16 डिवाइड बाय 4/49। तो ये आ जाएगा 9/16 इंटू 49/4। मैं सही जा रहा हूं, हाँ मैं सही जा रहा हूं। देखिए अब यहां पे ये चीज चलती रहेगी। अब देखो लिथियम की कितनी दे रखी है आपको फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी, x दे रखी है, तो मैं इसको x लिख देता हूं। इसकी हमें कैलकुलेट करनी है, यहां से आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। जैसे 16 चौके क्या हो जाएगा 64, 64 डिवाइड बाय 49 की आप मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो पहले 9 की कर दो 40 से, 9 चौक 36, 360 आ गया। फिर 9 की कर दो 9 से 81, 360 और 81 क्या हो गया आपका 441 हो गया, 441। तो यहां से मेरे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एनर्जी ऑफ हीलियम आयन किसमें सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब सेवंथ शेल की क्या बन जाएगी 64 की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी डिवाइड बाय 441। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि लिथियम आयन हमारे पास है, उसमें ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करें। तो कहता है इसके लिए हमें जो लाइट डालनी है उसके फोटोन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी आपको कैलकुलेट करनी है और वो एनर्जी भी बतानी है जो इसको प्रमोट करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये तो हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा ई का, इसको मैं जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हाइड्रोजन के लिए था ना। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा था चेंज इन एनर्जी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, जब आप इसको सोल्व करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आई, कभी सोचो इसका नेगेटिव लगा रखा है। आप अगर इसे ये छोटे नंबर छोटी शेल को आगे लिखोगे बड़ी को पीछे लिखोगे तो आपका माइनस साइन गायब हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 13.6 1/n1²। मतलब मेरा कहने का ये है इन दोनों से आपके पास सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू
मैं ऊपर वाले को लेके चल रहा हूँ 13.6 1/n2 2 क्या मैंने हायर बोला है, हायर क्या थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है क्या फोर्थ शेल की बात कर रहा है, तो 1/4 का स्क्वायर माइनस कहाँ से ग्राउंड स्टेट से 1/1 का स्क्वायर इनटू में लिथियम आयन तो क्या होगा 3 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 1 - 4 ऊपर बचेगा -3/4 सॉरी 16 है ओके ओके ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आया डेल्टा इज इक्वल्स टू -13.6 या देखो 1 - 16 आएगा 1 - 16 मतलब क्या 15 हो गया डिवाइड बाय क्या है 16 इंटू में 3 का स्क्वायर यानी कि 9। मैं सही जा रहा हूं, ठीक जा रहा हूं। डेल्टा ई क्या हो जाएगा मेरे पास -13.6 और अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास क्या आएगा देखो 15 निम में 135 डिवाइड बाय 16। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हमारा वो आएगा। तो इसको जितना हम पहले सिंपल लेके जा सकते उतना लेके जाते हैं जहां जहां पे कट सकता है। पहले 2 की टेबल से इसे काट के देखते हैं। ये 8 आ जाएगा, ये आपका 6.8 आ जाएगा, है ना। हाँ, और सिंपल कर सकते ये 4 आ जाएगा, ये आपका 3.4 आ जाएगा। ठीक है, और सिंपल जा सकते ये 2 आ जाएगा, ये आपका 1.7 आ जाएगा। अब जब ये 2 आ गया तो अब इसे काटना आसान है, आप यहां से इसे काट दो, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो हमारे पास से क्या आ गया, हमारे पास आता है ये 67.5 इंटू 1.7, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब इसको अगर रफली हम देखें ये किसके आसपास जाएगा, पहले रफ आइडिया लगाते हैं। 67 है 67 का हाफ कर दो 33.5 हो गया। तो अब 67 में 33.5 आप अगर ऐड करते हैं तो ये आपका 100 पहुंच गया, 100 से ऊपर पहुंच गया। ठीक है, और ये आपका 0.2 भी है, उसको आप करोगे तो ये आपका लगभग ना 108 से 110 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, 108 से 110 के बीच में आना चाहिए। एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। 67.5 इंटू 1.7 ये आता है 114.75। हमारे पास ये नंबर आता है। ये हमने क्या फोर्थ रखा है और एक फर्स्ट शेल की बात की है ना। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। अब देखिए इसके बाद इसने बोला कि तो डेल्टा ए की बात आ गई। अब अगर हम आगे इसको देखते हैं, देखो ये हमारा ना एक फॉर्मूले से है। किस फॉर्मूले, हमारा ये फॉर्मूला जो है ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आप देखो इसको, देखिए यहां से मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना। कभी सोचे फॉर्मूला एकदम से मैंने कहां पे बना दिया ये। ठीक, ये डेल्टा ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। उसके बाद बोलता फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ निकालो, तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो हमारे पास आ जाएगा 114.75 इज इक्वल्स टू, अब h हमारे पास हमारे पास ना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था। अगर आपको ध्यान हो लैम्डा वाली टर्म में, हमारे पास इसका एक फॉर्मूला था 12400 डिवाइड बाय लैम्डा। यहां से वेवलेंथ आपकी एंगस्ट्रॉम में आती है, तो 12400 डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 12400 डिवाइड बाय 114.75। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका ये लगभग आपका 108 या 110 के आसपास आना चाहिए। 12400 डिवाइड बाय 114.75, 108 आ गया, 108.06 है ये, इतना एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब हमें पता है न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा
3 इंटू 10⁸8। देखो ये ना मीटर पर सेकंड में होता है, किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो लैम्डा को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये है मीटर पर सेकंड, तो 108.06 इंटू 10⁻⁻10, ये मीटर में आ जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, आपका आंसर आएगा सेकंड इनवर्स में, पर सेकंड में। तो न्यू क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया, न्यू आ गया मेरे पास। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 10 की पावर, ये 10 पर 10 क्या आएगा आपका, ऊपर आएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये 10 की पावर तो हो गया 18 इंटू, अब ये जो 3 है, मैं इसको अगर 300 करूंगा, अगर मैं इसको 300 करूं, तो यहाँ पर 10 की पावर 16 कर सकता हूं, मैं 10 की पावर 16 कर सकता हूं, यहाँ पे 10 की पावर 16, यहाँ पे आ गया आपका 300, और ये जो आपका 108.06 है, मैं इसको 108 ही मानकर चल रहा हूं, ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो। तो सीधी सी बात है, देखो 2 पे जाएगा ये 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, अब वो समथिंग भी किसके आसपास आएगा, 8 के आसपास आएगा शायद, 2.8 इंटू 10⁻16, ये हमारे पास आना चाहिए। 300 डिवाइड बाय 108, 2.77 इंटू 10⁻16 सेकेंड इनवर्स, यानी कि लगभग, या तो 2.8 बोल दो इसको राउंड ऑफ करके, या 2.77 इंटू 10⁻16 सेकेंड इनवर्स, एक सेकेंड में इतने फोटॉन्स गिरेंगे एक पॉइंट पर, ये फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां पे होता है। स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर है इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं, इसके आगे के लेक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो, जितना हो सके ज्ञान बटोरते रहो, अपने टीचर्स का सम्मान करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पे ध्यान दीजिए। जय हिंद।